नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक ऐसी बहू की है जो अपने साथ बहुत कम दहेज लाई थी, इसलिए उसे हमेशा सास और ननद के ताने सुनने पड़ते थे। फिर भी वह बड़ी प्रसन्नचित्त और हंसमुख रहा करती। मजली और छोटी बहू ठप्पे से रहती थी। जब उसके ससुर जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो ऐसा क्या अकल्पनीय घटित हुआ, चलिए सुनते हैं कहानी में। सिया, हमारे पड़ोसी श्रीवास्तव अंकल सबकी बड़ी मदद करते थे। बड़े भले इंसान थे और उनसे हमारे पारिवारिक संबंध थे। उनके तीनों बेटे दूसरे शहरों में नौकरी करते थे। तीनों बेटियां ब्याहता थी। उनमें से मझली और छोटी यहीं मुजफ्फरपुर में रहती है। कुछ 2-3 दिनों से वे बीमार थे। तब उनकी पत्नी विमला जी, उन्होंने अपने बेटों को खबर करी। बड़ा बेटा विनय और उसकी पत्नी सिया तुरंत फ्लाइट पकड़कर अपने बच्चों के साथ आ गए थे और उनकी सेवा में लग गए। मझले और छोटे ने कहा, अभी तो भैया आ गए हैं, हम लोग 1-2 दिन में छुट्टी लेकर पहुंच जाएंगे। बड़ी बहू सिया, यथा नाम तथा गुण, बड़ी ही शांत और हंसमुख स्वभाव की थी, किंतु उसी को हमेशा सास और ननद के ताने भी सुनने पड़ते थे। इसका कारण यह था कि वह बिना दहेज के इस घर में आई थी। मझली और छोटी बड़े ठप्पे से रहती थी, क्योंकि वे भारी दहेज जो लाई थी साथ में, इसलिए उन्हें कोई कुछ कहता नहीं था। सिया वैसे तो नौकरी करती थी, लेकिन मौके बेमौके जैसे ही कोई काम पड़ता, पर्व त्योहार या सास ससुर बीमार होते तो उसी को बुला लिया जाता था। इसका कारण यह था कि वह मन लगाकर सेवा करती थी, कभी पलटकर सास या ससुर का जवाब नहीं देती थी। विनय ने उससे कह रखा था कि सिया, अगर कोई शिकायत हो तो मुझसे ही कहना। माँ, पिताजी या परिवार में किसी को उल्टा जवाब मत देना, ना ही किसी का दिल दुखाना। बस इसीलिए सिया कभी भी किसी की शिकायत नहीं करती थी कि और भी तो 2 बहुएं हैं, उन्हें तो कभी भी किसी काम के लिए नहीं बुलाते, बल्कि जैसे तैसे दफ्तर से छुट्टी लेकर मुझे ही पहुंचना पड़ता है। पिछले 8 वर्ष से यही सिलसिला चला आ रहा था। इस कारण अब विमला जी का मन उसकी तरफ से साफ हो गया था और वह उससे सुख दुख साझा कर लेती थी। साथ ही बड़े प्रेम से बातें भी करती थी। किंतु जब कभी पूरा परिवार इकट्ठा होता और विशेषकर बेटियां भी आ जाती तो विमला जी फिर वही पुरानी खूंखार सास बन जाया करती थी। बहरहाल श्रीवास्तव जी अस्पताल में भर्ती थे। रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर्स ने बताया कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। विनय फोन करके दोस्तों और रिश्तेदारों को खबर दे रहा था। सिया अपनी सास के पास ही बैठी सांत्वना दे रही थी। बड़ी बेटी दूसरे शहर में थी, वो आ गई थी। कुछ घंटों के बाद मझली और छोटी भी पहुंच गई। मझले और छोटे बेटे बहू भी आ गए थे। कहने को तो श्रीवास्तव अंकल अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए थे, लेकिन विमला आंटी अपने आप को नितांत अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। अभी रिश्तों की असलियत और समाज की सच्चाई से उनका सामना होना बाकी था। पंडित जी आ चुके थे। अंतिम यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई थी और विमला जी अपने पति की पार्थिव देह के पास बैठी हुई करुण विलाप कर रही थी। सिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने सास के पास बैठी रो रही थी। विमला जी वह भी अपनी सास के पास बैठी रो रही थी। विमला जी की बड़ी बेटी दहाड़े मार कर रो रही थी। मझली बेटी, छोटी बेटी और मझली बहू औपचारिकता निभाते हुए नजर आई। छोटी बहू जो 2 महीने पेट से थी, तो वो एक तरफ सोफे पर निर्विकार रूप से बैठी हुई थी। उसकी आंख में एक आंसू भी नहीं था। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो तो इस बात का इंतजार कर रही है कि कब ये सब रस्में खत्म हो और वो अपने मायके निकल जाए। पार्थिव देह को श्मशान ले जाया जा चुका था। अब बारी थी घर को साफ करने और ऐसे मौके पर किए जाने वाले रीति रिवाजों की। अपनी मौसी सास के निर्देश पर सिया सभी काम किए जा रही थी। सिंधु जी का सिंदूर पोंछा गया। अब नाई की पत्नी ने सिंधु जी को नहलाया। नाइन ने कहा, जाइए अब आप साड़ी पहन लीजिए। सिया ने अलमारी से एक साड़ी निकालकर सास को दे दी। तब तक उनकी बड़ी बेटी आ गई और साड़ी देखकर बोली, भाभी ये क्या, ये तो कत्थई रंग की है, कोई सफेद या हल्के रंग की साड़ी दे दो।
वैसे सच तो यह है कि सफेद साड़ी तो बिरली ही कोई ब्याहता रखती होगी अपनी अलमारी में। लोग क्या कहेंगे? भाभी, पापा को गए अभी एक दिन पे नहीं हुआ और मम्मी रंग बिरंगे साड़ी पहन रही है। सिया को बहुत गुस्सा आया। मन किया कि कह दो कि यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है जो सफेद कड़क कलफ लगी साड़ी पहनकर रोने की पूर्व तैयारी कर रखी हो। पर वह कुछ बोली नहीं। एक हल्के रंग की साड़ी निकालकर उसने सास को पहनने को दे दी। अब छोटी ननद उसके पास आई और बोली, भाभी, अपने सलवार सूट मुझे दे दो, मैं तो कपड़े लेकर आई नहीं हूँ, नहा कर घर जाना है मुझे। सिया ने धीरे से पूछा, क्यों? तब ननन ने जवाब दिया, आप सब लोग तो हो ही यहाँ, मैं अब तीसरे के दिन आ जाऊंगी। वैसे भी अभी यहाँ मेरा कोई काम तो है नहीं। बड़ी ननद की 17 साल की बेटी है, वो बोली, ठीक है, माही को भी लेती जाना, वह वहीं घर पे आराम कर लेगी। सिया हैरान थी कि अभी पिता को गुजरे हुए पूरा दिन भी तो बीता नहीं है और बेटियां वापस चले जाने की बातें कर रही है। कैसी बातें कर रही है ये लोग? दोपहर तक मझली बेटी भी चली गई। शाम होते होते छोटी बहू की माँ ने सिया की सास को बताया कि मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ, यहाँ गम के माहौल में उसके पेट के बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, ब्रह्मभोज के दिन इसे लेकर आ जाऊंगी। अब बेचारी विमला जी क्या कहती, उन्हें तो अपना खुद का ही होश नहीं था। विनय ने पिता को दाग दिया था, इसलिए 13 दिन तक पिता के कमरे में ही उसे रहना था और सारे कर्मकांड करने थे। रोज जो मृतक के लिए पिंड देने को भोजन बनना था, वो रिवाज के अनुसार चूल्हे पर बनाना होता है। सिया ने अपनी जिंदगी में कभी चूल्हा देखा भी नहीं था, लेकिन आजकल रोज उसी पर जैसे तैसे वह खाना बना रही थी, क्योंकि रिवाज जो था। दोनों पति पत्नी तन मन और धन से सारे रस्म रिवाज पूरे कर रहे थे। मझली बहू अपनी मौसी सास, बड़ी ननद और नानी सास के साथ बिमला जी के बगल में बैठी रहती और सिया काम में लगी रहती। उसके सर पर तो जैसे पूरे घर की ही जिम्मेदारी आ गई थी। पता नहीं कैसे वह रोज 20-25 लोगों का बिना तड़के तेल मसाले का सादा खाना, चाय पानी सब अकेले ही कर रही थी। उसे भी खुद पर आश्चर्य होता था कि वह सब कैसे कर पा रही है, लेकिन उसे दुख इस बात का था कि इस व्यस्तता में उसे अपनी सास के पास बैठकर उन्हें सांत्वना देने या उनके आंसू पोंछने का समय नहीं मिल पाता था। विमला जी नहाकर बैठी हुई थी, बिखरे बाल, उजड़ा भाल लिए। सिया कमरे में किसी काम से आई तो ठिठक कर उसके पांव रुक गए। अपनी सास को इस रूप में देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। विमला जी 60 की थी, किंतु 55 से ज्यादा की नहीं लगती थी। सिया ने उन्हें कभी बिना श्रृंगार के देखा नहीं था। वे हमेशा ही चटक रंगों की कलफ लगी प्रेस की हुई साड़ियां पहनती थी, लेकिन आज बड़ी दीनहीन सी जान पड़ रही थी। उसने झट से तेल की शीशी लेकर सास के बालों में तेल डालकर उनकी चोटी बना दी। नानी सास पलंग पर बैठी हुई यह देख रही थी, बोली कुछ नहीं। लेकिन ये क्या, बड़ी ननद आते ही उस पर बरस पड़ी, भाभी, मम्मी की चोटी क्यों कर दी? 13 दिन तक साबुन नहीं लगाते हैं और न ही कंघी करते हैं, पलंग पर सोते भी नहीं है, यही रिवाज है। सिया ने जवाब दिया, दीदी, अब तो 10 दिन हो गए हैं, मम्मी के बाल उलझ गए थे, इसलिए। नानी सास बीच में बोली, कोई बात नहीं है, आजकल कोई नहीं मानता ये सब। लेकिन ननन बोली, लोग क्या कहेंगे नानी? मम्मी को कम से कम 1.25 महीने तक तो समाज के नियम कायदे मानना ही चाहिए ना। भाभी को तो अक्ल नहीं है। मम्मी तू काहे न बतलावे कि ये सब न करे। सिया पढ़ी लिखी ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दंग थी। वह गुस्से में चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। आज 10वें की रस्म थी। ना ही दोनों बेटियों की कोई खबर थी और न ही छोटी बहू की। सिया की नानी सास ने कहा, सबको फोन लगाकर बुला लो, आज कच्ची रसोई होगी, सबको दामाद जी के नाम का कौर डालना है। उसने फोन लगाया तो छोटे ननद बोली, भाभी, बच्चे स्कूल गए हैं, वो आ जाएंगे तब देखूंगी, लेकिन वह आई नहीं। मजली ने फोन उठाया ही नहीं। छोटी देवरानी की माँ ने कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं आ सकेगी, इसकी तरफ से आप ही ससुर जी के नाम का कौर निकाल देना। खैर, 10वें की रस्म हो गई। अब 13वीं यानी ब्रह्मभोज का दिन आया। शास्त्रानुसार गौ दान करवाया गया और नाना प्रकार के व्यंजन बने ब्राह्मणों के लिए।
सभी रिश्तेदार सगे संबंधी आए हुए थे। आज दोनों बेटियां और छोटी बहू भी थी। तीनों बार बार रोने का उपक्रम कर रही थी। मजली बहू और सुमति, वो दोनों भी कैसे पीछे रहती। वे भी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। सिया शांत भाव से चुपचाप काम में लगी हुई थी। उसे अभी रोने की फुर्सत नहीं थी। विमला जी जड़वत बैठी पति की तेरहवीं की सारी रस्में निभा रही थी और बेटियां और बहुओं के क्रियाकलाप भी उनकी नजर से छिप नहीं रहे थे। अंत में पगड़ी की रस्म भी हो गई। अब श्रीवास्तव जी की पगड़ी विनय के सर पर बांधी गई। अचानक उसे पिता की जिम्मेदारियों का एहसास हो चला और आंखों से अश्रुधार निकल पड़ी। शाम को लगभग सभी रिश्तेदार खा पीकर घर लौट गए थे। मझली और छोटी ननद भी जा रही थी। फिर भंडारे में जाकर सिया से बोली, भाभी, गुलाब जामुन और मिठाई बची हो तो पैक कर दो। सिया ने सबको स्टील के डब्बों में भरकर लड्डू और गुलाब जामुन दे दिया। छोटी देवरानी दोपहर में ही अपनी माँ के साथ वापस चली गई थी। सबके जाने के बाद विमला जी विचारों में खोई खोई बैठी थी। अंदर ही अंदर घुट रही थी। सोच रही थी, छोटी बहू को आए तो अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन मेरी अपनी बेटियां, उन्हें भी मेरी कोई परवाह नहीं है। हमने तो कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं किया, सबको एक समान पढ़ाया लिखाया, इतना दान दहेज देकर शादियां की लड़कियों की, सबकी डिलीवरी में सेवा भी की मैंने। छोटी की तो जुड़वा बेटियां हुई थी, तो कैसे संभालेगी दोनों को एक साथ। यही सोचकर 3 साल तक यहीं अपने घर में रखकर उसकी सेवा की। इनके पिताजी भी बेटियों और नाती नातिन को पर्व पर त्योहार पर कितना शगुन देते थे। मुसीबत में रुपए पैसे से तीनों दामादों की हमेशा मदद भी की है। आखिर कहाँ कमी रह गई जो आज उनके जाते ही मेरी बेटियों ने मुझे पराया कर दिया। माँ के प्रति इतनी संवेदनहीनता। बड़ी बेटी को उन्होंने खुद मझली बहू से कहते सुना था कि भाभी, मम्मी के कपड़े साड़ी 1.25 महीने तक तुम लोग मत धोना, अपशगुन होता है। एक तो पति के जाने का दुख, उस पर बेटियों का बदला बदला व्यवहार। विमला जी अपनी बेटियों के व्यवहार से टूट चुकी थी। सोच सोच कर उनकी आंखों से आंसू बार बार गालों पर लुढ़क लुढ़क जा रहे थे। वे अपने आप को सचमुच बहुत ही अकेला अनुभव कर रही थी। आज उनकी माँ और बहन भी सिया को सास का ध्यान रखने को बोलकर चली गई थी। कल बड़ी बेटी भी लौट जाएगी। शाम को बड़ी बेटी सुमति विमला जी के पास आकर बोली, मम्मी, मम्मी, तुम्हारी अलमारी की चाबी तो देना जरा। उन्होंने चुपचाप चाबी दे दी। सिया अभी उनके कमरे की सफाई कर ही रही थी। तभी सुमति ने माँ की अलमारी खोली और छांट कर सारी नई साड़ियाँ जो अब तक पहनी नहीं गई थी निकाल ली। सिया ने पूछा, क्या कर रही हैं दीदी? कुछ नहीं सिया, मम्मी क्या करेगी अब इन साड़ियों का? वैसे भी साल भर तो अब कहीं जाना नहीं है माँ को। लेकिन दीदी, ये वाली साड़ी तो पिछले महीने मम्मी जी ने अपनी पसंद से मेरे साथ जाकर कितने चाव से खरीदी थी। इसे रहने दीजिए, अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद पहन लेंगी। सुमति ने कहा, भाभी, तुम्हें कोई साड़ी पसंद है तो तुम भी ले लो। वैसे अब वैसे भी मम्मी को इतनी भारी साड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। और हाँ, कल मैंने सबके सामने कुछ कहा नहीं, लेकिन आप 1.25 महीने तक माँ को बिना नमक का ही खाना देना, यही रिवाज चलता है यहाँ। मेरे ससुर जी शांत हुए थे तो मेरी सास ने सारे नियम फॉलो किए थे। तभी सिया की मझली देवरानी आ गई। बोली, दीदी, कल मम्मी कितनी तेज आवाज में भैया को बुला रही थी। आप उनको समझाओ ना कि थोड़ा धीरे बोला करें। अच्छा नहीं लगता है, लोग बातें बनाएंगे। सुमति ने कहा, हाँ, मैं समझाऊंगी माँ को। ये सब अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे कि श्रीवास्तव जी की पत्नी और परिवार को उनकी मौत का कोई दुख ही नहीं है। सिया शुरू के दिन से ही देख रही थी घर के सारे लोगों के नाटक। आज उसके सब्र का बांध टूट गया। अब उससे रहा ही नहीं गया। तब वो बोल पड़ी, दीदी, भगवान न करे यदि पापा जी की जगह मम्मी जी को कुछ हो जाता तो क्या वो भी ये सब नियम कायदे करते? अरे सिया, तुम पगला गई हो क्या? समाज आदमियों को ये सब करने को नहीं कहता। दीदी, मम्मी के कपड़े धोने से तो छूत लगती है, उनकी नई साड़ियों में छूत नहीं लगेगी आपको? सब लोग अच्छा खाना खाएंगे, मम्मी जी सब्जी में नमक भी नहीं खा सकती। कैसे खाएंगे बिना नमक का रूखा सूखा भोजन? ससुर जी आप सबके भी तो पिता थे,
तो फिर सब कानून और नियम सासू माँ पर ही क्यों लागू हो? किन लोगों की बात कर रही हैं आप लोग, और क्यों? दीदी, पापा जी की उम्र 75 बरस थी। वो तो अपने सारे फर्ज निभाकर अपना जीवन अपने मुताबिक जीकर गए हैं इस दुनिया से। अरे हम तो बहुएं हैं, लेकिन आप तो बेटियां होकर भी मम्मी जी के दुख दर्द में उन्हें सांत्वना देने की बजाय क्या करे क्या ना करे की सलाह दे रही हैं। आपको अपनी माँ से ज्यादा दुनिया और रीति रिवाजों की पड़ी है। आप कब से लोग क्या कहेंगे सोचने लगी? लोग तो बाद में कहेंगे, आप तो अभी अपनी बातों से मम्मी जी का कलेजा छलनी कर दोगी। दीदी, मैं आपसे कह देती हूँ, भगवान के लिए आप ऐसी कोई भी फिजूल बात मम्मी जी से मत कहना। ये भूलिए मत कि ससुर जी दुनिया से गए हैं, सासू माँ भी जिंदा है। भगवान के लिए उन्हें चैन से जीने दीजिए, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। कहते कहते सिया का गला रुंध गया, आंखों से आंसू बहने लगे। इधर किसी काम से आई हुई विमला जी के पांव दरवाजे पर ही ठहर गए थे। उन्होंने सारा वार्तालाप सुन लिया था। उनका माथा चकरा गया। लड़खड़ाते हुए वह वहीं दरवाजे के सहारे बैठ गई। सुमति झट से माँ के पास आकर कुछ कहने लगी, लेकिन उसने क्या कहा वे नहीं सुन पाई। उनका मस्तिष्क तो जैसे सुन्न पड़ गया था। हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। सिया ने देखा तो घबराकर विनय और अपने देवर को बुला लाई। विनय दौड़कर बीपी की मशीन ले आया। बीपी 160 था। तुरंत टेबलेट दिया और माँ को पलंग पर लिटा दिया। उनकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद जब आंख खुली तो सिया चुपचाप उनके पैरों के पास बैठी थी और उनके पैर धीरे धीरे दबा रही थी। विमला जी ने धीरे से पुकारा, सिया, तो वह झट उनके सर के पास आकर बैठ गई और उनके सिर पर प्यार से सहलाते हुए हाथ फेर कर पूछा, अब कैसी तबीयत है मम्मी? विमला जी फीकी मुस्कान के साथ बोली, अब तबीयत भी ठीक है बहू, और दिमाग भी। सिया बोली, मम्मी जी आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए एक बढ़िया कड़क चाय बना कर लाती हूँ, पीकर आपको बड़ी ताजगी महसूस होगी। तब तक सुमति आ गई और बोली, माँ आप कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ बेटी। माँ मेरी फ्लाइट की टिकट कल की है, लेकिन अगर आप कहो तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं बेटी, अब तो ये मेरे जीवन भर का रोना है। ये दुख मुझे अकेले ही भोगना है। तुम जाओ, अपने अपने घर संभालो, वरना लोग क्या कहेंगे कि विमला जी ने बहुओं के होते हुए भी सेवा टहल करने के लिए बेटी को जबरदस्ती रोक रखा है। तब तक सिया चाय लेकर आ गई। सबको चाय देकर वहीं बैठ गई। विमला जी ने उससे कहा, बेटी तुम अपने ऑफिस से कुछ दिन और छुट्टी लेकर रुक सकोगी मेरे पास? तुम्हारे रहने से मुझे हिम्मत बंधी रहेगी। क्यों नहीं मम्मी जी, मैंने तो पहले ही छुट्टी बढ़वा रखी है। उसकी बात सुनकर सुमति मुंह बिचकाते हुए दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन सुमति भी चली गई और मझली बहू भी। सबके जाने के बाद सिया अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। तब विमला जी ने उसका हाथ पकड़कर रुंधे गले से उससे कहा, धन्यवाद बहू, जो तुम रुक गई। मेरी तो आस ही टूट गई थी। तुम्हारे रुकने से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। ये आप कैसी बातें कर रही मम्मी? ये तो मेरा फर्ज भी है, इसमें धन्यवाद कैसा? क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती है? मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ। फिर ऐसी बातें क्यों कर रही आप? नहीं नहीं बहू, तुम मेरी बेटी नहीं हो, बहू हो। अच्छा हुआ कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। जो दुख मेरी बेटियां नहीं समझ पाई वो तुमने समझा है बहू। मैंने तुझे कितने ताने दिए, लेकिन ये तेरे संस्कार ही है जो तू आज भी अपनी सास की इतनी परवाह करती है। भाग्यशाली हैं तेरे माता पिता जो तुझ जैसी बेटी पाई है उन्होंने। कहते हुए विमला जी की आंखों से अविरल अश्रुओं की धार बह रही थी। सिया किसी बूढ़ी सयानी की तरह कभी अपनी सास के सर पर हाथ फेरती, कभी उनके आंसू पोंछती रही। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले मिलकर रोए जा रही थी। विमला जी को रिश्तों की परख हो गई थी। वहीं सिया का मन हल्का हो गया था कि वह अपनी सास का दुख बांट पाई। कुछ देर बाद जब भावनाओं का ज्वार थमा तो विमला जी बोली, बेटी मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तू मेरी बेटी नहीं बहू है। सिया ने झट से सासू माँ के गले से लगते हुए कहा कि एक सवाल जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था वो ये कि इतना प्यार देने वाली और मानने वाली माँ के प्रति अचानक ही तीनों बेटियों का रवैया कैसे बदल गया।
मित्रों, अगर सिया के प्रश्न का जवाब आप जानते हो तो बताइए कि इतना प्यार करने वाली माँ के प्रति बेटियों का नजरिया, बहुएं तो बहुएं थी, लेकिन बेटियों ने क्यों कर अपने माँ के प्रति बिल्कुल भी संवेदना नहीं बताई? अगर इस प्रश्न का जवाब आप जानते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।